नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश दूरदर्शन। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम गांव, किसान और खेत खलिहान की बात करते हैं। साथ ही साथ हमारी कोशिश रहती है ऐसी तमाम नवीन जानकारियां किसान भाइयों तक पहुंचाने की, जिनका उपयोग करके हमारे किसान भाई कृषि के व्यवसाय को लाभ के व्यवसाय में तब्दील कर सकते हैं। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर, जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जैसा कि किसान भाइयों नाम से ही स्पष्ट होता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस योजना के जरिए हमारे किसान भाइयों की फसलें जो कि बुआई से लेकर कटाई तक जो जोखिम रहता है, वो तमाम जोखिम इस योजना के दायरे में संरक्षित रहता है। इस योजना के जरिए हमारे किसान भाई अपने फसलों का बीमा कराते हैं और आने वाले बड़ी से बड़ी आपदा से हमारे किसान भाई सुरक्षित रहते हैं। तो चलिए विस्तार से समझेंगे आखिर प्रधानमंत्री बीमा योजना क्या है और इस योजना के अंतर्गत हमारे किसान भाई क्लेम कैसे कर सकते हैं, क्लेम की राशि कैसे प्राप्त कर सकते हैं, प्रीमियम की स्थिति क्या है और इस योजना से आप कैसे जुड़ सकते हैं। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, हमने एक अनुसंधान किया था इसी पॉलिसी को लेकर के, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में की गई थी। उसमें सारे जो आपके प्रीमियम इकट्ठे होते हैं, किसान की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी और भारत सरकार की तरफ से भी, राज्य सरकार की तरफ से भी, उसको लगाते हैं और जो फार्मर को मिलता है इस पॉलिसी का जो फायदा है वो करीब करीब 18% सारे खर्चे निकालने के बाद जो किसान लेते हैं 18% ज़्यादा मिलता है। क्योंकि जो जलवायु परिवर्तन आ रहा है वो ट्रॉपिकल जो ये ऊपर वाला रीजन है जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और आप पहाड़ों में चले जाएं जहाँ ठंड कम पड़ती है, आप खेती के जोखिम हैं यहाँ ज़्यादा देख पाएंगे, और जो जो हरियाणा, पंजाब और पहाड़ों की तरफ जाएंगे जोखिम कम हो जाते हैं। जोखिम वहाँ भी हैं लेकिन कम हो जाते हैं। इसलिए इस पॉलिसी का जो सबसे ज़्यादा फायदा मिल रहा है वो यही राज्य हैं, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, क्योंकि जोखिम यही हैं और सबसे ज़्यादा समस्याएं भी यहीं पर हैं। और ये जो योजना है, जो हमारा डाटा बोलता है उसके अनुसार बता रहा हूँ, आंकड़े बोलते हैं, ये इस रीजन के लिए रामबाण साबित हुई है। किसी भी किसान का जिसने अपनी फसल का बीमा करवाया है, अगर उसमें किसी भी तरह की अनसीजनल रेनफॉल या किसी भी तरह की दिक्कत होने पे जब उनकी क्लेम आता है तो उस क्लेम का जो अनुभव होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसी के लिए भारत सरकार ने क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट ऐप लेकर के आए हैं, जिसमें क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट भारत सरकार के सीधे ऐप पे होता है। रियल टाइम बेसिस पे वो डाटा उसमें कैप्चर होता है और क्लेम के समय उसका सोल्यूशन होता है। साथ साथ आपके प्रदेश में आपको विदित है कि यहाँ पे रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का भी काफ़ी मात्रा में यूज किया जाता है, जिससे रिमोट सेंसिंग के थ्रू भी क्रॉप को देखते हुए उसमें जो भी नुकसान है उसके नुकसान की भरपाई की जाती है। साथ साथ अगर किसी के खेत में कोई इंडिविजुअल लॉस होता है, जिसमें जैसे कि हेल स्टॉर्म हो गया, अनसीजनल रेनफॉल हो गया, किसी तरह का कोई इनंडेशन हो गया, कोई आपकी फसल लगी हुई है, उसमें आप क्लैप ऐप के थ्रू उसका सर्वे किया जाता है। उस सर्वे करके 10 दिन के अंदर आपके खेत पे किसी पर्यवेक्षक, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि वो आकर के आपका सर्वे करते हैं और उसका क्लेम का भुगतान किया जाता है। उसके साथ साथ किसी भी स्कीम की, किसी भी भारत सरकार की स्कीम का एक महत्वपूर्ण रोल होता है कि आपकी शिकायत का निवारण कैसे किया जाए। आपकी शिकायत के निवारण के लिए, जैसे कि आपके मध्य प्रदेश सरकार में सीएम हेल्पलाइन नंबर है 181, उसी तरह भारत सरकार का KRPH नंबर है 14447, जिसमें आपके यहाँ पे कोई भी अनसीजनल रेनफॉल होता है, हेल स्टॉर्म होता है, कोई भी ऐसी दिक्कत है जिसको आपको ग्रीवेंस है, जिसकी आपकी शिकायत है, जो आप तुरंत 14447 पे दर्ज करवा करके अपनी सूचना दे सकते हैं और उसका 30 दिनों के अंदर उसका सॉल्यूशन दिया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि अगर समयबद्ध तरीके से कोई काम नहीं होगा तो वही पुरानी जो कहावत है कि क्या वर्षा जो कृषि सुखाने। इसलिए आपके शिकायतों का, आपके क्लेम का त्वरित रूप से निस्तारण करना, आपको क्लेम देना प्रमुख रूप से सारी इंश्योरेंस कंपनियों का कार्य है। उसके साथ साथ अगला जो एक स्टेप सारी कंपनियां उठाती हैं कि लास्ट माइल तक
आपके डोर स्टेप तक जा करके आपको जानकारी देना, आपके पॉलिसी को, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ के तहत आपकी अपनी बीमा की पॉलिसी को आपके हाथ में देना, जिसमें आपके सारा डिटेल, टोल फ्री नंबर लिखा रहता है, जो आपके बहुत ही उपयोगी है। जब आपको ज़रूरत हो, किसी तरह का आपको शिकायत हो, किसी भी तरह का आपको इंटीमेशन देना हो, वो फ़ोन करके आप इंटीमेशन दे सकते हैं। और साथ साथ जो आपके क्लेम का भुगतान होता है, वो क्लेम का भुगतान भी आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे SMS के थ्रू आ जाता है, जिससे आपको जानकारी होती है कि मेरा क्या बीमा था, कितना मेरा नुकसान हुआ है, क्या परसेंटेज मेरा नुकसान हुआ है और उसका कितना हमें बीमित राशि हमें मिला है। लास्ट में एक आपको पता है कि अभी डिजिटल टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है और भारत सरकार आप सब किसान भाइयों के लिए ऐसे बहुत सारे नवाचार कर रही है, जिससे आपको त्वरित बेसिस पे आपके समाधान हो, आपके फसल का बीमा भी हो, आपके फसल का इंटीमेशन भी हो, आपके फसल का सर्वे भी हो और फाइनल क्लेम आपके खाते में जल्दी से जल्दी आए। उसमें मुख्य रूप से 3-4 जो स्टेप्स भारत सरकार की तरफ लिए गए हैं, वो नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल, जिसपे आपका आच्छादन से लेकर के सर्वे से लेकर के क्लेम पेमेंट की सारी जानकारी उस पर अवेलेबल है। जब चाहें आप उस पर डाउनलोड करके अपने डिटेल को फार्मर ऐप के थ्रू देख सकते हैं। उसके बाद KRPS पोर्टल जो मैंने बताया 14447, क्लैप ऐप जिस पे आपके सर्वे किए जाते हैं, सिसीज ऐप, विंड्स, बहुत सारे नवाचार भारत सरकार लगातार कर रही है, जिससे आपको अपने घर बैठे अपने फसल का बीमा का लाभ मिले और आपको सुविधा हो, आपको कहीं किसी बैंक, CSC सेंटर या किसी भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिस जाना ना हो, आपके द्वार पे आपके समाधानों का सॉल्यूशन मिले और आपको आपकी बीमा का क्लेम त्वरित बेसिस मिले। यही बीमा कंपनियां सारी स्टेप उठा रही हैं। जैसे कि हम कहना चाहेंगे कि सारी कंपनियों के साथ साथ हमारा भी लक्ष्य है, जब किसान संकट का सामना करे तो बीमा भुगतान तेज, निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से प्रतिक्रिया दे। यही PMABY का स्थायी विश्वास निर्माण का रूप भी है। और इसी के साथ किसान भाइयों, यहाँ पे वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो ब्रेक के बाद किसान भाइयों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एक ऐसी योजना जिसका सीधा फायदा हमारे किसान भाइयों को मिलता है। सरकार का मकसद है इस योजना के जरिए ज़्यादा और ऊंचे ब्याज से हमारे किसान भाइयों को कैसे बचाया जा सकता है। इसका मतलब सीधा है कि अगर किसान भाइयों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है तो इस क्रेडिट कार्ड को लेकर आप ATM जाइए, वहां से पैसे निकालिए और अगर आपको ब्याज की कमी है या खाद की कमी है तो इन तमाम चीज़ों में इस पैसे का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ किसान भाई अगर इस पैसे को सही समय पर वापस जमा करेंगे तो ब्याज की जो बड़ी राशि है वो भी सरकार के द्वारा घटा दी जाती है। इसका सीधा सा आशय यह है कि बड़े से बड़े साहूकारों के ब्याज से हमारे किसान भाई बच सकें। तो आइए समझते हैं कि आखिर किसान क्रेडिट कार्ड क्या है। हम सबके आने का और जो भी हमारे पैनलिस्ट हैं, इन सबके आने का एक ही मकसद है कि आपको हम अपने योजनाओं की भी जानकारी दें और साथ ही साथ में ये बताएं कि इससे क्या लाभ हो सकता है और आप उसका लाभ कैसे उठा सकते हैं। तो आज जो ये KCC के बारे में जो ये चर्चा शुरू की गई है, ये केवल KCC तक नहीं रहेगी। KCC के साथ और भी स्कीमें हैं जिससे कि आप अपना वित्त पोषण कर सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है किसान को कि उसको जो उस समय जब खेती उसको करनी होती है
तो उसको खाद के लिए, बीज के लिए और कटाई के लिए, लेबर के लिए पैसे नहीं मिलते हैं और उस समय उसको उधार लेना पड़ता है। अगर आप आज़ादी के समय की बात देखें तो उस समय 70-80% लोग जो है किसानों, साहूकारों से लोन लेते थे, अपने किसी उससे मांग के लेते थे, रिश्तेदारों से मांग के लेते थे। आज जो है 75% से ज़्यादा किसान जो है वो बैंकों से लोन ले रहे हैं। आज डिजिटल बैंकिंग हो गई है, आपको आसानी हो गई है, अब कागज पत्र भी कम लगते हैं, तो वो तो है ही है। तो इसके अलावा भी बहुत से हमारे पास तौर तरीके हैं जिनके माध्यम से आप अगर कोई लंबे समय के लिए लोन लेना चाहते हैं कि आपको अपने यहाँ कोई इरिगेशन की फैसिलिटी डेवलप करनी है, कोई डगवेल खोदना है, कोई दूसरा कोई ऐसा काम करना, छोटा स्टोरेज बनाना है, तो उसके लिए भी सरकार की स्कीमें हैं जिसको हम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कहते हैं, मत्स्य संपदा की स्कीम है, पशु संपदा की स्कीम है। तो इन सब स्कीमों से आपको लोन मिल सकता है, सस्ते दरों पे मिलता है, सरकार की गारंटी होती है। जैसे केसीसी पे आपने बोला 4% पे आपको लोन मिल जाता है, तो 4% पे कोई मतलब स्कीम में आपको कहीं पर भी लोन नहीं मिलेगा। और ये 4% कुछ भी नहीं है, ये तो जितना इन्फ्लेशन होता है उससे भी कम है, उससे ज़्यादा तो इन्फ्लेशन हो जाता है। तो वो आप जो है आपके लिए बहुत आसान किस्तों पे जो है ये लोन मिल जाता है, आसान उस पे शर्तों पे मिल जाता है। और यहाँ पर आज के तारीख में 7.25 करोड़ लोग जिनके पास केसीसी है पूरे देश में, वो इसका लाभ उठा रहे हैं। एक हम लोगों ने मध्य प्रदेश के अलग अलग 30 जिलों में 700-800 किसानों से के बीच में एक सर्वे करवाया था किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो उसमें जो मुख्य बातें निकल के आई थी, मैंने सोचा कि पहले मैं आपको वो बताऊं ताकि आप उनके प्रति थोड़े आगाह हो जाएं। पहली चीज तो ये है, बार बार ये आ रहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड, तो सब लोग उसका जो उपयोग करते हैं ना, वो शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, एक फसल चक्र के लिए, 2 फसल चक्र के लिए उसका उपयोग कर लिया, चुका दिया, उपयोग कर लिया, चुका दिया। लेकिन जो लॉन्ग टर्म आस्तियां हैं, लॉन्ग टर्म असेट्स हैं, वो कैसे बनेंगे? जैसे आपने अगर पॉन्ड, छोटा सा तालाब बना लिया या गोडाउन बना लिया, तो वो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर हो गया, आपके काम आएगा, आपकी अगली पीढ़ी के भी काम आएगा, आपके कई वर्ष तक आपके काम आएगा। तो हमने ये पाया है कि अधिकतर किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग लोग शॉर्ट टर्म के लिए, कम समय वाली सीमा के लिए उपयोग करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। और बार बार दोनों साहबों ने ये बात इस पे जोर दिया कि आपको कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की आवश्यकता है। दूसरा फाइंडिंग जो निकल के आया सर्वे में, वो ये है कि सारे के सारे बैंक जो, जैसे हर जिले का एक स्केल ऑफ फाइनेंस होता है, तो उससे फाइनेंसिंग नहीं देते हैं। तो अब ये सबके लिए मैंडेटरी कर दिया गया है कि कर दिया जाएगा नई पॉलिसी के हिसाब से कि सब लोग स्केल ऑफ फाइनेंस के मुताबिक ही आपको लोन देंगे। जो अभी मंच से बोला जा रहा है 7% ब्याज, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक से केसीसी लेने में 0% ब्याज है। हमारी सोसाइटी से 10% ब्याज लेना चाहिए था, लेकिन उसमें से आपके लिए राज्य सरकार 5.5% पैसा दे रही है और 4.5% पैसा हमें भारत सरकार से मिल रहा है। तो 10% ऐसे आपके लिए सरकार दे रही है, तो सोसाइटी आपको 0% पर 3 लाख रुपए तक का लोन दे रही है। तो इसमें देखिएगा, अधिकतम ऋण 3 लाख बिना किसी ब्याज के, 0% पे, और पैक्स संस्थाओं से केसीसी आपको लेना है। नेक्स्ट, बैंक का वास्तविक ब्याज 10% है और राज्य और केंद्र दोनों 10% मिला के आपको दे देते हैं, तो 0% पे हो जाता है। इसमें 2 लाख तक का पशुपालन के लिए और मत्स्य पालन तक के लिए भी कार्यशील पूंजी का लोन केसीसी के माध्यम से मिल रहा है। अभी तक हम लोगों ने किसानों को 23,000 करोड़ रुपए का लोन बांटा है, 23,000 करोड़। इस साल हम 25,000 करोड़ का लोन बांटने जा रहे हैं। 35 लाख किसानों की बजाय अब हम 36 लाख किसानों को इस साल बांटेंगे। जो अभी स्केल ऑफ फाइनेंस की बात आ रही थी, उसमें आपकी जमीन का रकबा और बोई जाने वाली फसल का प्रकार, इन दोनों के आधार पर साख सीमा का निर्धारण हो रहा है। ऐसा अभी बताया जाता है कि केसीसी क्या है, किसानों के लिए लाइफलाइन है, और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, केसीसी को अच्छी तरह समझ रहे हैं। चूंकि 70 लाख जो है हमारे मध्य प्रदेश में जो है किसानों को केसीसी दिया गया है। अब हम लोग का मुख्य उद्देश्य यहाँ पे आने का अवेयरनेस है। जैसे हम लोग कुछ आपको बता रहे हैं कि क्या केसीसी है, केसीसी तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखे, इसके साथ एलाइड एक्टिविटीज होता है, मतलब पशुपालन है,
मुर्गी पालन है और ये मछली पालन है। इसके अलावा भी होता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मतलब आपको ट्रैक्टर चाहिए, टेलर चाहिए। जैसे अभी एक छोटा सा उदाहरण देखिए, अभी गेहूं का फसल खत्म हुआ है, आप सभी का गेहूं जो है निकल गया है, तो यहां तक केसीसी जो है क्रॉप लोन का रोल खत्म होता है। लेकिन किसान की आवश्यकता यहीं तक यदि वो रहेगा, अपना माइंडसेट करेगा, तो उसका सर्वांगीण विकास नहीं होगा। तो उसको थोड़ा सा आगे सोचना पड़ेगा। अभी क्या है कि आपको रेट कम मिलेगा, अभी गेहूं का रेट कम होगा, इसी को आप 6 महीना बाद बेचेंगे तो इसका रेट अधिक होगा। तो इसके लिए क्या चाहिए? एक तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए कि जो खेत में पड़ा हुआ आपका जो गेहूं है उसको भंडारण तक पहुंचाया जाए। तो उसके लिए ट्रैक्टर हो या जो भी हो, तो उसके लिए भी बैंक लोन देती है। अब भंडारण के लिए स्टोरेज चाहिए, तो यहीं पे जो है इन्वेस्टमेंट क्रेडिट AIF की बात आती है। अब गेहूं से ही तो नहीं काम चल जाएगा, उसको आटा भी बनाना है, आटा ही बनाना। जैसा सर ने बताया कि सरसों आप लोग उपजा लिए, लेकिन अल्टीमेट एम सरसों तो कोई नहीं खाएगा ना, तेल चाहिए। तो तेल के लिए क्या चाहिए? फिर PMFME के द्वारा लें जो कि AIF से है। तो सर यही बताए कि AIF का जो लोन है उसकी सोच आप डेवलप करें। अभी तक 3 लाख तक है, आप 2 करोड़ तक भी बढ़ सकते हैं और अपने आप को भी समृद्ध कर सकते हैं, इस देश को, राज्य को समृद्ध कर सकते हैं। तो आपकी सभी तरह की सुविधाओं के लिए जो है ये लोन उपलब्ध है। और किसान भाइयों, अब समय हो गया है खेती से जुड़ी खबरें देखने का, यानी कि खबरें खेती देखने का। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नजर कृषि से जुड़े आज के प्रमुख समाचारों पर। हर राज्य बनाए अपनी कृषि योजना, सप्ताह में 6 दिन होगी गेहूं खरीदी, किसानों को मिलेगा 4 गुना मुआवजा, ग्रीष्मकालीन बोनी 11 लाख हेक्टेयर पार और खेत में नरवाई जलाना हानिकारक। और चलिए अब देखते हैं समाचारों को विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि विकास का अगला दौर तभी सफल होगा जब वैज्ञानिक शोध खेत तक पहुंचेगा, योजनाएं छोटे किसान तक प्रभावी रूप से उतरेंगी और हर राज्य अपनी भौगोलिक व जलवायु परिस्थितियों के अनुसार स्पष्ट रोडमैप बनाएगा। श्री चौहान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित उत्तर क्षेत्र कृषि सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने हर राज्य से अपना कृषि रोडमैप तैयार करने की अपील की और कहा कि केंद्र सरकार वैज्ञानिकों, कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों और विशेषज्ञ संस्थाओं की मदद से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। जब तक राज्य अपनी परिस्थितियों के अनुसार दीर्घकालिक लक्ष्य तय नहीं करेंगे, तब तक खेती और किसान दोनों का समग्र कल्याण संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पहले खरीफ और रबी को लेकर पूरे देश की एक ही बैठक होती थी, लेकिन इतने बड़े देश में एक ही मंच पर सभी समस्याओं और संभावनाओं पर गहराई से चर्चा कर पाना संभव नहीं था। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि अब जोनल कॉन्फ्रेंस की दिशा में कदम बढ़ाया गया है ताकि अलग अलग क्षेत्रों की माटी, जलवायु, फसल प्रणाली और चुनौतियों के अनुसार बेहतर रणनीति तय की जा सके। मध्य प्रदेश में इस बार रिकॉर्ड उत्पादन के बीच गेहूं खरीदी को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए बताया कि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए खरीदी व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब प्रदेश में गेहूं की खरीदी सप्ताह में 6 दिन होगी और शनिवार को भी खरीदी केंद्र खुले रहेंगे, जिससे प्रक्रिया और तेज होगी। सरकार ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्लॉट बुकिंग की अंतिम तारीख बढ़ाकर 23 मई कर दी है। नई व्यवस्था के तहत छोटे किसानों के साथ साथ मध्यम और बड़े किसानों को भी अपनी फसल बेचने का पूरा अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि खरीदी प्रणाली अब पूरी तरह खुली है और हर पात्र किसान को स्लॉट मिलने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है ताकि कोई भी किसान अपनी उपज बेचने से वंचित न रह जाए। डॉक्टर यादव ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता ये है कि खरीदी केंद्रों पर किसानों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अब यह तय किया गया है कि विकास परियोजनाओं के लिए
अधिग्रहित की जाने वाली जमीन पर किसानों को 4 गुना तक मुआवजा दिया जाएगा। इस फैसले के लिए वर्ष 2015 के भूमि अधिग्रहण नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। मध्य प्रदेश में काफी समय से किसान संगठन मुआवजे की राशि बढ़ाने की मांग कर रहे थे। भारतीय किसान संघ सहित कई संगठनों ने सरकार से कहा था कि मौजूदा मुआवजा दर किसानों के हित में पर्याप्त नहीं है। सरकार ने इस मांग को गंभीरता से लेते हुए बड़ा कदम उठाया है। पहले भू अर्जन के लिए गुणांक 1 नियम निर्धारित था, जिससे किसानों को अधिकतम 2 गुना मुआवजा मिलता था। कम मुआवजे के कारण किसान जमीन देने में हिचकिचाते थे और कई परियोजनाएं प्रभावित होती थीं। अब सरकार ने गुणांक को 2 तक बढ़ा दिया है, जिससे किसानों को कुल मिलाकर 4 गुना तक मुआवजा मिल सकेगा। इससे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आसान होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में जायद फसलों की बोनी अब तक 11 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में कर ली गई है, जबकि इस वर्ष 14 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन फसलें लेने का लक्ष्य रखा गया है। गत वर्ष इस अवधि में 10,21,000 हेक्टेयर में जायद फसलें बोई गई थीं। कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अब तक जायद में प्रदेश की मुख्य फसल मूंग अब तक 9,58,000 हेक्टेयर से अधिक रकबे में बोई गई है, जबकि लक्ष्य 11,29,000 हेक्टेयर रखा गया है। गत वर्ष अब तक 8,80,000 हेक्टेयर में मूंग की बोनी हुई थी। ग्रीष्मकालीन धान की बोनी अब तक 42,199 हेक्टेयर में, मक्का 13,890 हेक्टेयर में, उड़द 1,52,049 हेक्टेयर में एवं मूंगफली 22,284 हेक्टेयर में बोई गई है। अब तक इस साल के निर्धारित लक्ष्य की 84.85% बुआई हो चुकी है। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने कहा है कि प्रदेश में नरवाई जलाने के नुकसान और नहीं जलाने के फायदों को लेकर कृषि विभाग द्वारा व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा के अनुरूप कृषि चौपाल के माध्यम से हर विकास खंड के गांवों में किसानों को नरवाई प्रबंधन की वैज्ञानिक जानकारी दी जा रही है। श्री कंषाना ने कहा कि रबी कटाई के बाद अप्रैल मई में यह अभियान तेज कर दिया गया है। वर्तमान में मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, महाकौशल, चंबल और विंध्य क्षेत्र के सभी 313 विकास खंडों में कृषि चौपाल आयोजित की जा रही है। बड़े स्तर पर नरवाई प्रबंधन पर चर्चा हो रही है। कृषि विज्ञान केंद्र, आत्मा परियोजना और कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से लाइव प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नरवाई जलाने के कई दुष्परिणाम हैं। इसे जलाने से मिट्टी की उर्वरता नष्ट होती है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों, कृषि दर्शन का आज का अंक आपको बेहद पसंद आया होगा और इस अंक में दी गई तमाम जानकारियों का फ़ायदा उठाएंगे, जिसके चलते आप अपने व्यवसाय को लाभ के व्यवसाय में तब्दील कर सकते हैं। तो आज के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।